Hello students, again welcome our video lecture classes. In previous class we have discussed about मास कर्व. ठीक है, तो आज हम यहाँ डबल मास कर्व देखेंगे. थोड़ा सा और उसके डीप में जाते हैं. मास कर्व के बाद हम डबल मास कर्व देखते हैं. मास कर्व में हमने क्या देखा था? मास कर्व सिंपल किसी भी रेन गेज स्टेशन में टाइम और एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन का हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है. हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं? एक तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल लें तो हम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा, हम इनिशियल टाइम और बिगनिंग और एंड ऑफ स्टॉर्म यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉर्म हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि डबल मास कर्व क्या होता है. सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डबल मास कर्व हम पढ़ क्यों रहे हैं. क्योंकि हम कोई भी चीज़ यदि स्टडी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं. तो डबल मास कर्व हम इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि जैसे कोई स्टेशन है ए, ठीक है, हमको उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आसपास के जो एरिया में रेन गेज इंस्टॉल हैं जिन्हें हमें पता है कि ये सही रीडिंग दे रहे हैं, तो हम उस स्टेशंस को जो उसके आसपास इंस्टॉल हैं उसको हम बेस स्टेशन मानते हैं. और जिसकी कंसिस्टेंसी चेक करना है, यदि हमें एक्स स्टेशन है उसकी हमको कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो हम उस एक्स स्टेशन की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए उसके आसपास के जो 3 या 4 स्टेशंस हैं, जैसे एक स्टेशन है यहाँ पे एक्स, एक स्टेशन ये क्या है हमारे पास एक्स, और हमारे पास यहाँ पे ए स्टेशन है, यहाँ बी स्टेशन है, यहाँ सी स्टेशन है, यहाँ डी स्टेशन है और यहाँ पे ई स्टेशन है. ये 5 स्टेशन है. ठीक है, तो हमें इस एक्स स्टेशन की कंसिस्टेंसी चेक करना है कि ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो डबल मास कर्व जो है वो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है ताकि हम किसी एक स्टेशन जिस पे हमें डाउट है उसकी हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स चेक कर लें. उस पर्टिकुलर एरिया में उसके नियर अबाउट जो भी स्टेशन है उसको हम बेस स्टेशन मानेंगे और इस एक्स स्टेशन या एक्स रेन गेज की हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सभी रेन गेज स्टेशंस की जो रीडिंग्स है वो हम रीडिंग नोट करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं. और एक्स एक्सिस पे ये हमारा एक्स एक्सिस है 0, ये वाई एक्सिस. हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं बेस स्टेशंस का एवरेज, कुमुलेटिव एवरेज एनुअल रेनफॉल एट बेस स्टेशन. तो बेस स्टेशन हमारे पास कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी और ई. ठीक है, इसका एवरेज, कुमुलेटिव एवरेज एनुअल रेनफॉल. कुमुलेटिव मीन्स हर आर में या हर एक टाइम पीरियड के बाद वो उस पर ऐड होते जाता है, उसको हम कुमुलेटिव कहते हैं. ठीक है, और जो स्टेशन एक्स है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्स स्टेशन, जिसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं. कुमुलेटिव एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन एक्स यहाँ पे प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पे बेस स्टेशन का एवरेज. तो ये फिगर डबल मास कर्व कुछ इस तरह का होगा. ये है हमारे बेस स्टेशन का एवरेज और ये हम जिस स्टेशन की कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं. तो ये 500, 1000, 1500, 2000, 2500, ये ऐसे हमारे पास ये mm में रेनफॉल हमने स्केल पे लिया हुआ है. अब हम देखते हैं यदि हमारा स्टेशन एक्स का जो रीडिंग है वो कंसिस्ट है, सही आ रही है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी.
जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ तक तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। जब हम 1953 जो 1953 का जो डाटा है उसको जब हम प्लॉट करते हैं, यहाँ तक हमको कंसिस्ट मिलती है रीडिंग, मतलब यहाँ तक एक्स स्टेशन की जो रीडिंग है वो सही आ रही है। पर उसके बाद से 1953 से के पहले 1950 में इसकी जो रीडिंग थी वो क्या है, इनकंसिस्टेंट हो गई। इसके कारण जो स्ट्रेट लाइन है ये डेविएट हो गई। देखिए ये इधर चली गई, ठीक है। तो यदि हमारा स्टेशन एक्स सही वर्क कर रहा है, कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी थ्रू आउट। और यदि इनकंसिस्टेंट है तो यहाँ से डेविएट कर गई ये लाइन, देख सकते हैं हम। जैसे 1975 में जो इसका बेस स्टेशंस हैं उसकी जो एवरेज है वो कितना था, 500 के से कुछ कम। 1970 में हमने प्लॉट किया कुछ लगभग 900 करीब, यहाँ पे 1300 करीब, ठीक है, यहाँ पे 2100 करीब 1960 में। तो हम ये पॉइंट प्लॉट करते हुए हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो बात आती है कि ये इनकंसिस्टेंट क्यों हुआ, क्या रीज़न है इसका कि हमें स्टेशन एक्स पे कंसिस्टेंट लिमिट या कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये बहुत देर तक या बहुत समय से इंस्टॉल है, तो वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, जैसे बिल्डिंग बन गई है ना, कुछ ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे बड़े हो गए हैं, ठीक है, या बहुत दिनों तक जब ये वर्क करता है स्टेशन तो इसकी जो कैपेसिटी है उसमें फ़र्क आ जाता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि स्टेशन एक्स की जो रीडिंग्स हैं वो हमें कंसिस्ट नहीं मिल पाती है। The exposure conditions of the gauge may have undergone a significant change due to the growth of trees or the construction of tall buildings in the proximity of the gauge site। गेज के जो साइट है या उसकी जो एरिया है जहाँ पे हमारा रेन गेज स्टेशन है वहाँ पे बिल्डिंग बन गई है या ट्रीज ग्रो कर गई है ना। They may have been change in the इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया डबल मास कर्व टेक्निक इज यूज्ड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड एट एनी गेज स्टेशन विच इज सस्पेक्टेड टू कंटेन सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज। यदि हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यार ये इसकी जो रीडिंग्स हैं स्टेशन एक्स की वो हमें सही नहीं मिल रही है, तो हम इसकी कंसिस्टेंसी डबल मास कर्व से चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा हम डीप में पढ़ रहे हैं, मास कर्व बस है हमारे सिलेबस में, पर हम डबल मास कर्व थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। इनकंसिस्टेंसी के और कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, जैसे शिफ्टिंग ऑफ अ रेन गेज स्टेशन टू अ न्यू लोकेशन, ठीक है, the neighborhood of the station undergoing a marked change in the ecosystem due to calamities such as forest fire, landslide। और हमारे और causes हो सकते हैं जैसे occurrence of observation error from a certain data, क्योंकि ह्यूमन एरर भी हो सकती है, हम उसका जब रीडिंग कैलकुलेट करते हैं तो कुछ एरर्स भी आ सकती है। सो द चेकिंग ऑफ इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ रिकॉर्ड इज डन बाय द डबल मास कर्व टेक्निक। अब बात करते हैं हम कि हमें एरर तो पता चल गया कि एरर है हमारे पास स्टेशन एक्स में। अब हमको उस एरर को शॉर्ट आउट करना है, हम उसको कैसे सही करें तो वो देखते हैं। हमारे पास ये ग्राफ था, ठीक है, एक सर्टेन ईयर में, लाइक ये है 1970 का,
ये है 69, ये 68, ठीक है, ये है 67। तो यहाँ से जाते जाते हम ये देखते हैं कि 63 जो ईयर है 1963, ईयर 1963 में हमारा जो ग्राफ है वो इससे डेविएट कर गया, ठीक है, जबकि जाना कहाँ था, सीधा स्ट्रेट। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि हम इस डाटा को कैसे सही करें। ये 62, 61, 59 ऐसे ये, सपोज यहाँ पे क्या है 55, ये है 54। यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है ये कितना हो गया a, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है ये कितना है, सपोज मान लिया c, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है c। हमारा जो डाटा ब्रेक हुआ वो कौन सी ईयर में हुआ, 1963 में। तो ब्रेक इन द ईयर 1963, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 5 to 10 स्टेशंस, बेस स्टेशन जिसको हम कह रहे हैं, इन नेबरहुड ऑफ द प्रॉब्लम स्टेशन, प्रॉब्लम स्टेशन एक्स, ठीक है, जिसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है उस स्टेशन का रेनफॉल डाटा में, वो कंसिस्टेंट नहीं है या करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो द डाटा ऑफ एनुअल रेनफॉल ऑफ द स्टेशन एक्स एंड ऑल्सो द एवरेज रेनफॉल ऑफ द ग्रुप ऑफ बेस स्टेशन covering a long period is arranged in reverse chronological order, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बेस स्टेशन, और यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स स्टेशन, ठीक है। वाई एक्सिस पे एक्स स्टेशन है, एक्स एक्सिस पे हमारा बेस स्टेशन है। तो हमने इसका एवरेज वैल्यू प्लॉट कर दिया, और एक्स स्टेशन पे जो हमको वैल्यूज़ मिली वो हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा कि ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मतलब लेटेस्ट वैल्यू पहले, ओल्डेस्ट वैल्यू बाद में, ठीक है। तो 70, फिर 69, फिर 68, फिर 67, ऐसे हमने रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने इसको प्लॉट किया है, ठीक है। तो द एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेशन एक्स स्टेशन पे एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन सिग्मा पी एक्स हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, और एक्यूमुलेटेड वैल्यूज ऑफ द एवरेज ऑफ द ग्रुप ऑफ बेस स्टेशन का सिग्मा पी एवरेज, ठीक है। तो हमने क्या किया, द वैल्यू ऑफ सिग्मा पी एक्स आर प्लॉटेड अगेंस्ट पी एक्स, किसके अगेंस्ट प्लॉट किया हमने, ये बेस स्टेशन सिग्मा पी एवरेज के अगेंस्ट हमने प्लॉट किया, ठीक है। फॉर वेरियस कॉन्सिक्यूटिव टाइम पीरियड, जैसे ईयर हमने लिया था 1970, 1969, फिर 1968। A decided break in the slope of the resulting plot indicates a change in the precipitation regime of station X। हमने ये देखा था कि कहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक इन द ईयर, ये हमारा ब्रेक पॉइंट हो गया 1963।
तो हमें चेक करना है कि किसी भी टाइम पीरियड टी पर हमें स्टेशन एक्स पे करेक्टेड प्रेसिपिटेशन की वैल्यू क्या मिलेगी। तो हम पी सी एक्स निकालेंगे किसी भी टाइम पीरियड या किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे हमने यहाँ T1 लिया है तो ओरिजिनल रिकॉर्ड हमें पता है उस स्टेशन एक्स का पी एक्स है, ठीक है। एम सी क्या है, करेक्टेड स्लोप ऑफ द डबल मास कर्व। एम सी क्या है, करेक्टेड स्लोप ऑफ द डबल मास कर्व। करेक्टेड स्लोप क्या है डबल मास कर्व का, और ओरिजिनल स्लोप ऑफ द डबल मास कर्व। ओरिजिनल स्लोप क्या है, ये हमारा ओरिजिनल स्लोप है, ठीक है, और ये है हमारा ये हमारा ओरिजिनल स्लोप है और ये हमारा करेक्टेड स्लोप। ओरिजिनली यहाँ पे डेविएट हो गई थी लाइन, पर करेक्टेड स्लोप तो हमारा ये है। तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे, करेक्टेड स्लोप का सी परपेंडिकुलर हो गया, और बेस ये हम इसको बेस को बेस ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल होगा जब अपन करेक्शन रेशो निकालेंगे, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम सी आ गया हमारा करेक्टेड स्लोप, और एम ए क्या है, ओरिजिनल स्लोप। एम ए ओरिजिनल स्लोप क्या आ जाएगा हमारा, ए अपॉन बेस। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास करेक्शन रेशो क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, ये हमारे पास करेक्शन रेशो। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एम सी अपॉन एम ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यही हमने यहाँ पे लिया हुआ है करेक्शन रेशो, एम सी अपॉन एम ए, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट कर देंगे। एम सी अपॉन एम ए हमारे पास क्या आ गया था, सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए यहाँ पुट करेंगे। तो हमें करेक्टेड प्रेसिपिटेशन ऑफ एनी टाइम पीरियड T1 एट स्टेशन X हम फाइंड कर पाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।